like, share, subscribe and press the bell icon for ऊंची आवाज इंडिया। नाजरीन, ऊंची आवाज़ इंडिया में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान इब्राहिम नफीस। शायर कहता है कि कभी चेहरे बदलती है, कभी मोहरे बदलती है, सियासत भी तवाइफ की तरह कोठे बदलती है। हुकूमत के बदलने पर पटाखे मत जला प्यारे, शराब अक्सर वही रहती है, बस शीशे बदलती है। शायर का ये सियासी रुख अपनी जगह, लेकिन तस्वीर का अगर दूसरा रुख देखा जाए तो यकीनन सियासत हमारी ज़िंदगी का हिस्सा है और सियासत मज़हब का हिस्सा है और सियासत के बग़ैर ज़िंदगी एक ख्वाब है। ये वही सियासत है जिसे हज़रत उमर ने एक ऐसा रुख दिया जहाँ एक अमन व इंसाफ की एक ऐसी तस्वीर पेश की जिस पर आज तक पूरी दुनिया को ये उसकी नज़ीर पेश करना तकरीबन नामुमकिन है। मौजूदा सियासत उतार चढ़ाव देख रही है, सियासत के मुख्तलिफ उतार चढ़ाव हम लोग देख रहे हैं। मौजूदा सियासत का क्या हाल है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एक ऐसा उभरता हुआ चेहरा और फौलादी चेहरा जिन्होंने सियासत में एक ऐसा नामवर रुख पेश किया है जहां से वक्त के नमरूदों ने भी तौबा करने में आफियत समझी। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीएस जनता दल सेक्युलर के नेशनल जनरल सेक्रेटरी मोहतरम डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह खान। जानते हैं मौजूदा सियासत में जिस तरह उतार चढ़ाव आ रहा है और ख़ुसूसन मिल्लत इस्लामिया इस खुसूस में कैसे मसाइल से दो चार है, जानते हैं मोहतरम डॉक्टर ज़फ़रुल्लाह खान से। जी सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल के सभी नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। आपसे एक शिकवा भी है और मैं आपसे इत्तेफाक भी रख रहा हूँ। आपके पहले शेर से मेरा शिकवा था, लेकिन आपके दूसरे शेर ने मेरे ज़ख्मों पे मलहम लगा दिया। आपने मुझे इस स्तर पे इस सियासत को लेके गए, पहले अल्फाजों में मैं परेशान हो रहा था। जाहिर है कि आपके दूसरे अशार जो हैं मेरा जहन को वापस यानी खुशनुमा कर दिए। तो खैर, आपका सवाल अगर आप दोबारा दोहरा लें तो आपके नाज़रीनों को समझने में और मेरे जवाब देने में दोनों में फ़ायदा हो जाएगा। जनता मौजूदा हालात में मिल्लत इस्लामिया बहुत तज़ब्ज़ुब में है कि किस सियासी पार्टी से अपनी वाबस्तगी का इजहार करे, किससे अपनी पार्टी का नाम किस पार्टी से अपना नाम जोड़ें और कैसा फ़ैसला लें, बिल्कुल तज़ब्ज़ुब में है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं पैगाम ये देना चाहता हूँ कि आपने तारीखें तो कई देखे, कई सरकारों को बदलते देखे, 2013 के पहले की हुकूमतें भी देखे, 2014 की बाद की हुकूमत को भी देख रहे हो, रियासत उत्तर प्रदेश को भी देख रहे हो, रियासत उड़ीसा को भी देख रहे हो, पता नहीं रियासत मध्य प्रदेश को भी देखे होंगे, राजस्थान को भी देखे होंगे, दिल्ली की वो फ़िज़ाएँ भी देखे होंगे, वो क्या कहते हैं वो जो चल रहा था ना, CAA पता नहीं क्या क्या, NRC सब। बहरहाल बदलते हुए क़ानूनों को देखे हुए होंगे, क़ानूनों को तोड़ने वाले हुक्मरानों को भी देखे होंगे। सारी चीज़ों का निचोड़ अगर निकालूं तो मैं कहता हूं कि देखना हो तो देखो वेस्ट बंगाल के इलेक्शन को, कि आज वहाँ कितने मुसलमान पावर में आए हैं और ममता बनर्जी ने ये केंद्र सरकार को कैसे आंखें बताई है। अगर ममता बनर्जी की सरकार बनी है तो इसमें किस मज़हब वालों का मेजर रोल है? मेरे को अगर पूछो तो सारे हिंदुस्तान की अवाम को, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो सियासतदान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो एक हाफिज हो, चाहे एक उलमाए कराम हो, सबक और सीख बंगाली मुसलमानों से लेना चाहिए आज की तारीख में सर, जो कि एक नई तारीख कायम कर दी है लोगों ने। सर, सवाल ये है कि आज़ादी के बाद मुल्की सतह पर सिर्फ एक नाम लीडरशिप के तौर पर उभरा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का, जिससे पूरी कम्युनिटी ने, हर तबके के फ़र्द ने माना कि ये लीडर है। तो क्यों उसके बाद ऐसी लीडरशिप उभर नहीं पाई? अगर आप इस मुल्क की सियासत को समझें, लोग अपनी एक जहनियत बना लिए हैं
کہ بھائی یہ فلانی پارٹی ہے جو مسلمانوں کی ہمدرد ہے، جبکہ سراسر جھوٹ ہے۔ سچ یہ ہے کہ یہ پارٹی ہماری ہم قوم کو گمراہ کرتے آئی ہے۔ آپ نے کہا مولانا ابو کلام آزاد ایک ہی تھے، میں اس بات سے اتفاق نہیں رکھتا۔ کیوں؟ ڈاکٹر ذاکر حسین نہیں تھے؟ ایک بات آ رہا ہوں، فخر الدین علی احمد نہیں تھے ایز اے پریزیڈنٹ؟ اے پی جے عبد الکلام صاحب نہیں تھے؟ ان کا غلط استعمال کیا گیا، ان کو ربر اسٹیمپ بنا کے اس ملک میں رکھ دیا گیا، یہاں تک کہ ان کے فوت کے بعد میں ان کو ایک گمراہی کی جگہ دی گئی، تمل ناڈو کے کونے میں نہ کہ دلی میں رکھے۔ ہماری تاریخوں کو مٹانے کا کام کر رہے ہیں۔ آپ 7 سال والوں کو کیا الزام دو گے؟ 70 سال والوں کی غلطیاں کیوں نہیں گنتے آپ؟ اس ملک کی آزادی کے 70 سال کی حکومت، کیا ہمدردی رکھی ہے لوگوں نے؟ پہلے اس پردے کو ہٹا کے پردے کے پیچھے کے مقصد کو جو انسان سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ سمجھدار انسان، چاہے وہ نوجوان ہو، چاہے وہ کوئی بھی طبقہ ہو۔ یہاں تک کہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے علماء کرام کو وہ پٹی کھول کے دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے کیا کیا، ہمارے ساتھ میں کیا سلوک کیا ہے۔ کتنے لوگوں کو مدرسے کھلوا دیا، جب جی چاہے وہ بند کروا دیا۔ یہ احسان نہیں ہو گیا مسلمانوں پہ اصل احسان کرنا تھا تو ان کو علمی یافتہ بنانا تھا۔ کہاں بنایا ہم لوگوں کو؟ آج تو جو مائنارٹی میں فنڈ دیا جاتا تھا اسٹوڈنٹس کو، وہ تک روک دیا گیا۔ میری قوم کے ساتھ میں سراسر بے انصافی ہوتے آ رہی ہے اور یہ ہونے جا رہی ہے۔ ابھی بھی اگر میرا نوجوان نہیں جاگتا ہے، اپنے آپ کو اور اپنے رخ کو نہیں بدلتا ہے، تو آنے والے دنوں میں ہمارے آنے والی نسلیں حال کے ہم جیسے حکمرانوں کو اور حال کے علماء کرام کو اور حال کے ذمہ داروں کو اور حال کے امیروں کو آنے والی نسلیں کوسیں گے، میرا دعویٰ ہے۔ یہ باتیں عام ہیں کہ مسلمان کو ہمیشہ کرے پاک کی طرح استعمال کیا، جب ضرورت تھی استعمال کر لیا، پھر جب مطلب ٹل گیا تو پھر اسے نظر انداز کر دیا گیا، فراموش کر دیا گیا۔ یہ تو باتیں عام ہیں، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں ہے کہ ریاست کی وہ واحد سیاسی جماعت ہے JDS، جس نے ایک مسلمان کو اچھے عہدوں سے نوازا، پارٹی پریسیڈنٹ بنایا، کبھی ہوم منسٹر بنایا، اور اس کے باوجود وہ جو دوریاں پیدا ہو گئی، کہیں نہ کہیں وہ خلیج محسوس کرتے ہوئے دور ہو گئے، پارٹی سے دور ہو گئے، دوسری پارٹی میں جوائن ہو گئے۔ چاہے کتنے بھی بڑے نامور چہرے لے لیں، روشن بیگ ہوم منسٹر رہے، CM ابراہیم پارٹی کے پریسیڈنٹ کے طور پر کام کیے ہیں، اس کے علاوہ معراج الدین پٹیل ہیں جنہیں پارٹی کا پریسیڈنٹ بنایا گیا تھا۔ ایک لمبی تاریخ ہے JDS کی۔ اس کے باوجود یہ جو دوریاں آ گئی ہیں، دوسری پارٹیوں کو جانب منتقل ہو رہے ہیں، دور ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دیش کی جو بڑی پارٹیاں جس کو بولتے ہیں، چاہے BJP ہو یا کانگریس ہو، ان لوگ ایک شو روم ہے، یہاں ایک شو روم ہے۔ یہ لوگ مینوفیکچررز نہیں ہیں، یہ دونوں پارٹیاں ہم مینوفیکچرر نہیں ہیں، کچھ تیار نہیں کرتے ہیں، کوئی اور تیار کیا ہوا پروڈکٹ لا کے اپنا لیبل لگا کے شو روم میں بیچتے ہیں، اچھی قیمت پہ بکتے ہیں وہاں پہ۔ تو جہاں تک ہمارے لیڈر اگر ہماری پارٹی چھوڑ کے گئے کی بات کرتے ہیں، میں اگر کسی کے بارے میں بات کروں اللہ مجھے معاف کرے، غیبت ہو جائے گی، اس لیے میں بولنے سے ڈرتا ہوں، ورنہ کوئی مائیکا لال کے لیے بولنے کے لیے میں ڈروں گا نہیں، یہ بات تو پکی۔ لیکن خدا کی قدرت سے اس کے عذاب سے بچنا چاہتا ہوں تو میں غیبت نہیں کرنا چاہتا۔ سامنے بٹھا کے پوچھو تو اگر بہتر رہے گا۔ اور رہی بات یہ لوگ کیا، جہاں تک میرا اندازہ سوچ یہ تو بتا سکتا ہوں میری سوچ کیوں ایسا کیے ہوئیں گے، تو مجھے لگتا ہے یہ جو چھوٹے سے جب یہ لوگ بڑے ہو گئے تو یہ لوگ اور کچھ بڑا ہو جانا چاہتے تھے، پوٹری چکن کی طرح جلدی فاسٹ گرو ہونا چاہتے ہیں، تو وہ فاسٹ گرو ہونے کی چکر میں یہ گھر چھوڑ کے جا کے بغیر دانے کے شنک ہو جاتے ہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے۔ تو ان کے اندر کی لالچ ہی کچھ ایسی تھی جس کی وجہ سے وہ لوگ گھر چھوڑ کے دوسرے گھروں میں جانے کی وہ قدم اٹھائے تھے۔ Maybe I am right or maybe I am wrong, that I don't know. Better you ask them, they will answer you.
सर आखिरी सवाल यह है कि मिशन 123 के ज़रिए मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ को आप अपनी पार्टी से करीब तर करने की कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन इसका रिएक्शन भी मुख्तलिफ ज़ावियों से अलग अलग पैमाने पर सामने आ रहा है। तो क्या इलेक्शन तक ये रविश बरकरार रहेगी, लोग इससे आपकी पार्टी से जुड़े रहेंगे, या फिर जैसा इससे पहले आपके सीनियर लीडर्स दूसरी पार्टियों की जानिब चले गए थे इस तरह के वाक़यात पेश आएंगे? क्या महसूस कर रहे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये अवाम को बता दिया कि हम लोग कोशिश कर रहे हैं और लोग हमारी तरफ आ रहे हैं। इस बात के लिए शुक्रिया। और रही बात, अब मुझे बताएं हमारी पार्टी को करने के लिए काम ही क्या है? क्या काम है? हम तो बस अवाम के करीब जाएंगे, चाहे वो कोई भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हो, हम लोग उन तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। अभी ज़ाहिर है 10 घर में अगर भीख मांगता है एक भीख मांगने वाला भी 2 घर से खाली होएगा, 8 घर से तो कुछ तो मिलेगा ना। तो पहले अल्लाह की ज़ात पे भरोसा, फिर बाद में इन वोटरों के ऊपर भरोसा है। ये वोटर ही तो हैं जो हुकूमतें बनाते हैं और हुकूमतें गिराते हैं। अभी उनका देख चुके हैं, इनका देख रहे हैं। कोई जुल्म कर रहा है और दूसरा जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने रही है, तो तीसरा उम्मीदवार तो हम ही हैं जो कुछ करने का दम भी रखते हैं, जिनसे लोग उम्मीद भी रख सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वो लोग हमारी पार्टी को चुनेंगे। और आपकी ज़बान मुबारक हो, अगर हम इख्तिदार होंगे तो आपको ज़रूर बुला के एक इंटरव्यू दूंगा और शुक्रिया अदा करूँगा इंशाअल्लाह। सर अवामी मिजाज ये है कि जब तक मौजूदा मोहतरम श्रीमान देवे गौड़ा जी हैं तो बीजेपी से कहीं अलाइंस होने का सवाल ही नहीं पैदा होता, ये तो तमाम जानते हैं। लेकिन कुमार स्वामी जी से मुतालिक मुख्तलिफ राय सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं देवे गौड़ा साहब की जो जहनीत है उस पर कुमार स्वामी साहब हावी हो जाएं, इस तरह के भी खदशात हो सकते हैं। क्या आप क्या महसूस करते हैं? मैं दावे के साथ महसूस करता हूँ कि कुमार स्वामी भी देवे गौड़ा जब तक जिंदे हैं ऐसे डिसीजन कभी ले ही नहीं सकते। अगर ले गए तो सारा वो जो सिस्टम जो है उनकी फैमिली के सिस्टम को मैं समझता हूँ। और इस उम्र में तो देवे गौड़ा जी की आखिरी उम्र में तो कुमार स्वामी जी अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन अपने बाप के दिल को तकलीफ़ नहीं दे सकते। ये मैं जानता हूँ अच्छी तरीक़े से, इसलिए मैं दावे से बोल रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता है, क्योंकि कुमार स्वामी ने अपनी ज़बान से कह चुके हैं कि मैं ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಗೆ ನೋವನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ ಇಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ऐसी बात बोल चुके हो कि इस उम्र में मेरे बाप को दुख नहीं दूंगा। तो अगली जो हुकूमत बनेगी वो खुद के बलबूते पर बनेगी। अपने बलबूते पे बनाने की कोशिश इसीलिए तो जारी है। तो नाज़रीन, ये थे मोहतरम मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह ख़ान साहब, जिनके एहसासात ये हैं कि अगला इलेक्शन जो होगा वो ख़ुद के बलबूते पर लड़ा जाएगा। और जहाँ ये कन्फ्यूज़न है, लोगों में जो गलतफहमी हो रही है कि कहीं ना कहीं फ़ाशिस्ट ताकतों से अलाइंस कर लिया जाएगा, इससे सरे से इनकार करते हुए उन्होंने आवाज़ दी है कि हर कम्युनिटी को चाहिए कि आज JDS से करीब तर हों और उस सिलसिले में उस पार्टी को मजबूत करने की जानिब कोई लाए अमल तैयार किया जाए। नाजरीन, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें ज़रूर इत्तला करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी के बटन को दबाएं ताकि हर नोटिफिकेशन आप तक बराबर पहुंचे। शुक्रिया।